नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूध के बारे में। क्या आपको ये मिथ या जो आपको एक सीक्रेट है वो पता है? इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे ऐसे हमारे पेशेंट्स होंगे, काफ़ी सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे या काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको वास्तव में पता है कि जो आप दूध पीते हैं उसकी वजह से फेफड़ों में बलगम बनता है कि नहीं? एक स्टडी के अनुसार कुछ ऐसे तथ्य सामने निकल के आए जिसमें बताया गया कि आपको बलगम बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें और दूध में कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो दूध हम पीते हैं उसकी वजह से आपको बलगम बनने की जो प्रवृत्ति होती है, जिसे हम ब्रोंकुरिया कहते हैं, वो बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। वैसे कई स्टडीज में पहले ये देखने को मिला था कि दूध अगर आप पीते हैं तो आपकी बलगम जो है बहुत ज्यादा बनती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो क्या वास्तव में ये जो एक मिथ है कि दूध आपको बलगम बढ़ाता है या आपकी जो फेफड़ों की समस्या है उसमें दूध जहर का काम करता है, क्या ये सच है? कहां तक ये बात सच है, इस बात को आज हम क्लियर करेंगे और समझेंगे कि क्या हमें वास्तव में दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। क्या हमें दूध पीने से नुकसान हो सकता है? क्या हमारी बलगम बढ़ सकती है? या बलगम अगर बढ़ रही है तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं? क्या बच्चों को कॉमन कफ कोल्ड होने पर उन्हें हम ये जो दूध पीने की प्रक्रिया है या जो सुबह शाम हम बच्चों को दूध देते हैं कॉमन कफ कोल्ड के समय, क्या वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दूध के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से आपको बलगम बनने की समस्या हो सकती है। तो दूध कॉमनली आप देखते हैं इसके अंदर कैल्शियम है, फैट है, प्रोटीन है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, चिकनाहट जो है ज्यादा देखने को मिलती है। कई ऐसी फैट्स होती हैं जो हमारे हार्ट के लिए भी नुकसान करती हैं। जब आप इस दूध को बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं और इस दूध को गर्म करने के बाद कुछ देर के लिए रख देते हैं तो इस पर एक पपड़ी टाइप की आ जाती है जिसे हम मलाई कहते हैं। ये जो मलाई होती है, ये मलाई आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है। अगर आप एक लिमिटेशन में ले रहे हैं, यानी कि अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप इसे ले रहे हैं, इसका सेवन कर रहे हैं, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप इससे इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जब आप इसकी जो क्वांटिटी को एक्सीड करेंगे लिमिटेशन से, तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये हमारे हार्ट के लिए भी नुकसानदायक होता है। हार्ट में क्या होता है, जो हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उन्हें ये ब्लॉक कर देता है और ये ब्लॉक करने की वजह से काफी सारी समस्याएं हमें पैदा होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट में अगर छोटी छोटी कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो हार्ट अटैक होने की समस्या हो सकती है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में अगर कहीं भी जमा होगा, अगर कहीं भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो आपको समस्याएं बढ़ाएगा। अगर आप फैट आपका बढ़ता है तो आपका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो आपको काफी सारी बीमारियां आएंगी, मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो आपको हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं आएंगी या आपको डायबिटीज जैसी समस्याएं आएंगी। हार्ट की रिस्क बढ़ जाएगी, आपको हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम्स है उसकी रिस्क बढ़ जाएगी। इसलिए आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कम करें, कोलेस्ट्रॉल कम से कम लेने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या बलगम को बढ़ाता है, कुछ ऐसे स्टडीज में पहले देखने को मिला था कि ये बलगम को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। और प्रैक्टिकल भी बात करेंगे कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये हमारे हार्ट में जाने पर या लंग्स में कोई प्रॉब्लम करता है, क्या लंग्स में पहुंच पाता है ये, या हार्ट में पहुंच पाता है कि नहीं, या ये हमारी जो इंटेस्टाइन है वहीं पर रह जाता है। तो देखिए, रिलेशन इसका एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे है? जब हम दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, हमारे गट में जाता है। जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम बोलते हैं, तो जब इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टमक में स्टोर होगा, वहां पर कुछ एसिड्स होते हैं, वहां पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होती हैं, या ऐसे कहें कि दूध के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए काफी सारे केमिकल्स का रिलीज होना हमारी बॉडी के लिए एक प्रोसेस होता है। जब ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है तो इसके अंदर फैट जो है या जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी जो है, तो
इन सभी को ये ब्रेक डाउन करता है और अपनी बॉडी की एब्जॉर्ब कर सकती है, उस फॉर्म में ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये हमारे आंतों में गया और आंतों में ये जब जाएगा तो कभी कभार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। अगर किसी को जो मिल्क इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है तब ये दिक्कतें होती हैं। तो ये फेफड़ों में कब आएगा? अब फेफड़ों में कैसे आ सकता है, उसका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि अगर मान के चलिए किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम है जो लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम है या उसे कहें कि दूध से एलर्जी है, तो उसकी समस्याएं बढ़ सकती है। एक स्टडी में पहले बताया गया था कि जो मिल्क होता है, कई ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा रहा था, लेकिन कई ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें म्यूकस का प्रोडक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं था। आज की जो स्टडी है, मतलब कि जो रिसेंट की स्टडी है, जो कुछ दिन पहले स्टडी हुई है, वो लंदन में स्टडी हुई है। उन डॉक्टर्स के द्वारा जो स्टडी की गई थी उसमें एक क्लियर किया गया कि ये बिल्कुल फाल्स है, ये बिल्कुल मिथ है कि दूध पीने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर इयान वॉल्फर लिन ये एक रेस्पिरेटरी फिजिशियन है, एक पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी फिजिशियन है और ये लंदन में कंसल्टेंट है, जो कि रॉयल ब्रॉम्पटन कॉलेज है लंदन के अंदर, उसमें ये कंसल्टेंट है। तो इनकी स्टडी के द्वारा पता चला कि ये जो रेस्पिरेटरी में बलगम बनने के प्रोसेस है उससे और दूध से, जो हम दूध पीते हैं, जो बच्चों को हम दूध पीते हैं, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी ग्रोथ या कोई ऐसी सेल्स या कोई ऐसी केमिकल्स नहीं मिले। इसलिए इन्होंने एक क्लियर डाटा दिया कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एक स्टडी या कोई एक ऐसी प्रोसेस नहीं देखने को मिली जहां पर आप दूध पीने से आपको बलगम बढ़ती है। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम करते हैं, आप एक कभी प्रैक्टिकल करके देखना कि किसी पेशेंट को अगर कॉमन कफ कोल्ड होता है या उस मरीज को अगर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, अस्थमा है या सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को होती है, उस मरीज को अगर बलगम आ रहा है और उस पेशेंट को अगर हम लगातार कुछ दिन तक दूध देते हैं तो उस मरीज की कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। इस प्रैक्टिकल को आप एक बार करके जरूर देखिएगा। ये मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिन पर ये प्रैक्टिकल किया है और वो पेशेंट्स बताते भी हैं कि दूध पीने से उनकी जो कॉमन कफ कोल्ड की समस्या होती है या जो उनको बलगम आने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। ये एक हमारा एक एक्सपीरियंस जो हमारा डाटा है वो बताता है। लेकिन स्टडी क्या बोल रही है? स्टडी ये बोल रही है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बच्चों को अगर हम कॉमन कफ कोल्ड होने पर दूध नहीं देते हैं या उनको दूध देने से मना करते हैं तो उनमें कैल्शियम या विटामिन D3 या कुछ और जो हमारे शरीर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए जो जरूरी तत्व होते हैं, उनकी कमी हो सकती है। इसलिए इनका जो कहना था वो मुझे नहीं पता है कि कहाँ तक सही है, लेकिन जो स्टडी के जरिए उन्होंने बताया वो क्लियर यही था कि दूध पीने से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो एडल्ट्स हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि ये स्टडी उन्होंने इसलिए की कि उनके जो हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ था वो हर किसी को दूध अवॉइड करने के लिए बोलते थे, इसलिए उन्होंने ये स्टडी की। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जिस पेशेंट को लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी है या उसको बलगम आता है, तो उस पेशेंट को अगर दूध देते हैं हम, दूध देने पर उसकी समस्या बढ़ जाती है। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। तो आपका क्या इस चीज से सहमति है? आप क्या इस चीज को समझते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप इस तथ्य पर कितना % राय देंगे? क्या आप पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे? क्या आपको लगता है अगर आप में से कोई ऐसे पेशेंट्स है जिनको दूध पीने से बलगम बढ़ता है तो मुझे कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।